आइए देखते हैं एग्जाम्पल 3.8। The four arms of a Western bridge, which is shown in this figure, have the following resistance. This is 100 ohm, this is you can say 10 ohm, and this is 5 ohm, and this is 60 ohm, right? A galvanometer of 15 ohm resistance. देखिए यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी रेजिस्टेंस है और वो है 15 ओहम। इस कनेक्टेड अक्रॉस BD, ये BD के बीच में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस AC। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 10 वोल्ट का एक सेल जोड़ा हुआ है, बैटरी जोड़ी हुई है और ये A और C के बीच में जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट AC के बीच में लगाए हुए कांस्टेंट। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना पास होगा। अब देखिए ये जो कंडीशन है पहले समझ लीजिए कि ये वेस्टर्न ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन नहीं है। बैलेंस कंडीशन होती तो इस गैल्वेनोमीटर में से करंट पास ही नहीं होता। याद है ना ये? देखिए ये बैलेंस कंडीशन नहीं है क्योंकि अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, इन दोनों रेजिस्टेंस का, तो वो हो रहा है 10, जबकि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लूँ तो वो हो रहा है 12। तो ये दोनों रेशियो सेम नहीं है तो बैलेंस कंडीशन नहीं है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो तो भी ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होगा। अब ये करंट हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़े से करंट्स डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये जो करंट है जो मेन सर्किट में जा रहा है उसको हम I नाम दे देते हैं। अब इस I के दो पार्ट पड़ रहे हैं। सपोज कि यहाँ पे एक I1 और दूसरा यहाँ पे I2, ऐसे दो पार्ट पड़ रहे हैं। अब ये जो I1 करंट यहाँ पे गया वो B पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा। एक करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जा रहा है IG। देखिए यही है जो हमें फाइंड करना है, IG। और दूसरा करंट ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं I माइनस IG, I1 माइनस IG, राइट। और इस तरफ ये नीचे D की और I2 करंट जा रहा है। अब यहां से I2 करंट जा रहा है, आप देख रहे हो कि I2 करंट जा रहा है और यहां से IG करंट नीचे की ओर आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये I2 और IG मिला के यहां पे बन जाएगा I2 प्लस IG, राइट। तो यहां पे ये I2 प्लस IG और यहां से आ रहा है I1 माइनस IG, ये दोनों ऐड हो गए तो वापस बन जाएगा I। ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहां पे ये जो IG करंट है वो फाइंड करना है। ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हैं, यानी कि जो लूप का रूल है वो लगा सकते हैं। अब अगर मैं ये लूप लेता हूं, सपोज कि मैं ये लूप लेता हूं तो उसमें IG आ जाता है लेकिन फिर I1 और I2 भी आ जाता है और ये भी अननोन है। ठीक है। अगर मैं इस तरफ का लूप लेता हूं तो भी मुझे IG तो आएगा ही लेकिन I1 और यहां से I2 भी आएगा, राइट। यानी कि दरअसल मुझे तीन करंट फाइंड करने पड़ेंगे तब जाके मुझे IG मिलेगा। I1, I2 और IG ये तीनों अभी अननोन है, तो तीनों के लिए मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। अगर तीन इक्वेशन चाहिए तो हमेशा आपको तीन अलग अलग लूप पसंद करके उसमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। वैसे देखिए ये I भी अननोन है, ठीक है, लेकिन I जो है ना वो I1 और I2 से ही मिल जाएगा, बिकॉज I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो सीधा ही है, तो इसमें कोई लूप लेने की जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन हमें सीधा मिल रहा है I इज टू I1 प्लस I2, और बाकी के जो तीन अननोन अब आ रहे हैं हमारे पास करंट, इनके लिए तीन लूप लेने पड़ेंगे। अब देखिए वैसे तो आप कोई भी लूप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे पहले ये लूप ले रहा हूँ, ये B से शुरू करके ऐसे D से A और A से वापस B की ओर, ये पहला लूप। फिर हम B से शुरू करके यहाँ C की ओर, C से D की ओर और फिर D से वापस B की ओर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा लूप। और एक हम यहाँ पे A से शुरू करेंगे, यहाँ D की ओर जाएंगे, D से वापस C की ओर जाएंगे और C से इस बैटरी से होते हुए वापस हम A की ओर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा लूप। ठीक है। तो इन तीन लूप के लिए हम किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम लूप ले लेते हैं, फॉर लूप। कौन सा लेंगे? ये वाला, इसका नाम हो जाएगा BDAB। ये जो पहला लूप है इसके लिए हम इक्वेशन लेंगे। अब देखिए आप इस तरफ जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए माइनस IG लेना पड़ेगा। ठीक है। और साथ में रेजिस्टेंस जो है 15 ओम का है, तो ये माइनस 15 IG,
फिर इस तरफ जा रहे हो तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लेना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा +60I2। और इस तरफ जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि -100I1। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले आ जाता है -15IG, फिर आ जाता है +60I2, फिर आ जाता है -100I1 इजकल टू 0। अब लेते हैं हम दूसरा लूप। ये हो जाएगा लूप कौन सा, फॉर लूप। ये है B, C, D और B वापस। अब इसमें देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में इसलिए माइनस लेना, यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस लेना, यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस लेना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले तो -10 यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। फिर करंट की अपोजिट तो प्लस, प्लस क्या 5I2 प्लस IG, फिर वापस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो +15IG ऑल इजकल टू 0। इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाता है -10I1, फिर ये टोटल 15 और 15 30 हो जाएगा, 30IG और +5I2 इजकल टू 0। इसमें से 5 अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाता है -2I1, फिर 6IG, फिर I2 इजकल टू 0। अब हम ले रहे हैं आखिरी लूप, और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ से A से शुरू कर रहे हो, D की ओर जा रहे हो, फिर C की ओर जा रहे हो, फिर बैटरी यानी कि एप्सिलॉन में से पास हो रहे हो और फिर वापस A पे आ रहे हो। अब देखिए इसमें ये करंट की डायरेक्शन है तो माइनस लोगे, ये करंट की डायरेक्शन है माइनस लोगे, फिर ये करंट तो देखना नहीं क्योंकि तो कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। और फिर ये आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। देखिए ये जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये लिख डालते हैं हम इसमें। देखिए पहले तो आएगा -60I2, फिर आएगा -5 और I2 प्लस IG, ठीक है, फिर +10 इजकल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है -65I2 और -5IG +10 इजकल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 5 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा -13I2 -IG +2 इजकल टू 0, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये है थर्ड, ये है सेकंड और ये है फर्स्ट। वैसे ये फर्स्ट भी अभी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ -3IG, फिर ये +12I2 और ये -20I1, मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, इजकल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसमें से IG हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा -63IG, पहले तो ये मिल जाएगा, फिर 12I2 -10I2 यानी कि ये मिल जाएगा +2I2 और I1 वाले दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे और तो फिर मिल जाएगा आपको 0। यानी कि आप लिख सकते हो कि I2 इजकल टू 63/2IG। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन 4 है इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन 3 में, तो आपको मिल जाएगा -13I2, लेकिन I2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 63/2IG -IG इजकल टू -2। ऑलराइट, तो इसमें से ये हो जाएगा टोटल 410.5IG एंड दैट विल बी इक्वल टू 2।
So Ig is equal to 2 by 410.5. So it becomes 0.00487 एम्पियर। इसको अगर मिली एम्पियर में ले ले हम तो ये हो जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। तो ये हो जाता है गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट Ig। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 3 अलग अलग लूप लिए और उसमें से करंट Ig को हमने फाइंड किया। 3 अलग अलग लूप लेने का पर्पस ये था कि हमारे पास 3 अलग अलग अननोन करंट हैं, तो ऑब्वियसली हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन के लिए 3 लूप लेने ही पड़ेंगे आपको। तो हमने 3 लूप लिए और 3 इक्वेशन बने, उससे हमने Ig को सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.9। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। देखिए यहाँ पे ये मीटर ब्रिज ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट से यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है तो वो 33.7 सेंटीमीटर पे मिलता है, यानी कि L1 जो है वो 33.7 सेंटीमीटर है। मैं पहले लिख लेता हूँ कि यहाँ पे आपको L1 इजकल टू मिल रहा है 33.7 सेंटीमीटर। अब आगे, अब क्या करना है आपको, इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। देखिए ये जो है S, इसके पैरेलल आप एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हो, देन द नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ पे एक पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हो तो सर्किट का ये जो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो ऐसे में डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S। तो आपको फाइंड करना है कि R और S की वैल्यूज क्या थी। चलिए मैं जरा यहाँ पे फिगर आपको दिखा देता हूं कि हमें यहाँ पे S के पैरेलल में ऐसे एक रेजिस्टेंस जोड़ना है। ये दूसरी सिचुएशन है जहां पे आप 12 ओम का ये रेजिस्टेंस जोड़ते हो, तब आपको जो L मिलता है, जिसको मैं अब नाम दे देता हूं L डैश करके, L1 डैश, तो ये है कितना 51.9 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये नल पॉइंट की जगह बदल गई। अब इसमें से हमें R और S की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस रेजिस्टेंस को मैं अगर S डैश नाम दे दूं तो ये S डैश जो है वो S और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 12S अपॉन 12 प्लस S। ये पैरेलल है इसलिए 12S अपॉन 12 प्लस S। तो इस सिचुएशन में आपको जो नल पॉइंट मिल रहा है 51.9 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। अब देखिए मीटर ब्रिज का इक्वेशन आपको याद है, R अपॉन S इजकल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा R अपॉन S इजकल टू L1 देखिए आपको दे दिया है 33.7 और डिनोमीटर में लेना है 100 माइनस 33.7 यानी कि 66.3 हो जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 1 और ऐसे रख देता हूँ। अब हम दूसरी सिचुएशन जो है उसके लिए इक्वेशन लगाते हैं। अब देखिए दूसरी सिचुएशन में हम इसको कह सकते हैं R अपॉन S डैश करके, ठीक है, R अपॉन S डैश, और यहाँ पे आ जाएगा L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। तो अब देखिए ये R का तो पता नहीं, देखिए S डैश जो है हमने लिया है 12S अपॉन 12 प्लस S। तो यहाँ पे मुझे इसको इन्वर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा 12 प्लस S अपॉन 12S। ठीक है, ये 1 अपॉन S डैश है इसलिए इजकल टू L डैश आपको दिया है 51.9 समझिए, और यहाँ पे डिनोमीटर में आपको लेना है 100 माइनस 51.9। तो ये 100 माइनस 51.9 यानी कि हो जाएगा कितना 48.1। ऑलराइट, अब इसको मैं अरेंज कर दूं अगर, तो ये R अपॉन S करके मैं लिख सकता हूँ इसमें से। देखिए 12 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में ये 51.9 के साथ, और यहाँ पे डिनोमीटर में मैं 12 प्लस S ले रहा हूँ और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 48.1 को। अब R अपॉन S जो है हमें इक्वेशन 1 से मिला हुआ है और वो है 33.7 डिवाइड बाय हम कर लेते हैं यहाँ पे 66.3 इज इक्वल टू
यहाँ न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 622.8 डिवाइड बाय यहाँ पे 12 इंटू 14.8 है तो वो हो जाएगा 577.2 प्लस 48.1 एस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको सॉल्व करके आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी और ये मिलेगी 13.5 ओहम। तो आपको पहले तो एस की वैल्यू मिल गई। अब आप इसको एस की वैल्यू को आप डाल सकते हो इक्वेशन 1 में। तो अब आप कह सकते हो कि आर अपॉन एस यानी कि 13.5 इजकल टू 33.7 डिवाइड बाई 66.3। तो इसमें से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी और वो मिलेगी 6.86 ओहम। तो ये हो गए आपके दो आंसर्स, एक हमें आर फाइंड करना था और एक हमें एस फाइंड करना था, तो ये मिल गया। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.10। A resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. देखिए ये जो दिखाया है इसको जरा अच्छे से समझना। पोटेंशियोमीटर में हमने जो वायर दिखाया था वो जिगजैग करके जो लंबा सा वायर दिखाया था वो वायर दरअसल रेजिस्टेंस था, तो उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया है। और आप ये समझिए कि ये जॉकी की है, ठीक है, और ये जॉकी की इस वायर के ऊपर स्लाइड हो सकती है। याद रहे कि अभी ये जॉकी की बिल्कुल मिडल में, यहाँ पे आपको कहा है कि मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो ये बिल्कुल मिडल में है। और ये जो वायर है ए और सी के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया है R0। दूसरा कि इसके साथ जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो है V वोल्ट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि है R, और उस R के साथ ये जो जॉकी की जुड़ी हुई है इसको स्लाइड किया जा रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा। मैं जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दिखा दूं कि ये एक पॉइंट रेड कलर से दिखा रहा हूं और ये दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो फाइंड करना है। इसको मैं वी आर ऐसे नाम दे देता हूं, तो आपको ये वी आर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है पूरा वो R0 है, यानी कि यहाँ पे ये हाफ रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A से लेके B के बीच में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा R0/2, राइट। तो पहले तो ये R0/2 और ये R दोनों पैरेलल में है, तो इस पैरेलल कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस से के R डैश करके। तो ये जो R डैश है ये पैरेलल है किसका, एक तो R0/2 और दूसरा R का। तो आप जानते हो इसका पैरेलल हम लिख सकते हैं R0/2 इंटू R अपॉन R0/2 प्लस R, ठीक है। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो ये हो जाता है R0R अपॉन R0 प्लस 2R, ये हो गया R डैश। अब समझिए, अब ये जो सर्किट है इसमें ए से लेके बी पॉइंट के बीच में R डैश लगा हुआ है, ऐसे सोचिए आप, ए और बी के बीच में R डैश है, और ये जो बाकी का पोर्शन है बी और सी के बीच में उसमें तो ये R0/2 ही होगा, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे बी से लेके सी के बीच में तो वापस R0/2 ही है। तो अब समझिए कि ये सर्किट कैसी हो गई कि भाई ये एक रेजिस्टेंस हो गया R डैश और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R0/2 जो कि सीरीज में है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो ए पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है इसके बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ का यानी कि R डैश प्लस R0/2 जितना होगा, क्योंकि ये सीरीज है। तो मैं वहां से शुरू करता हूं। अब इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नाउ आर ए सी, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस दैट इज RAB प्लस RBC
और आर ए बी कितना है, ये है आर डैश, और आर बी सी कितना है, R0/2। ठीक है, अब ये आर ए सी है तो इसका करंट हम फाइंड कर सकते हैं। सो करंट आई, करंट यानी कि ये टोटल करंट, मैं यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूँ, जरा देखना, ये ऐसे जो टोटल करंट आ रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आई सर्किट में से जो टोटल करंट जाएगा उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो आई है, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर ए सी, यानी कि ये हो जाता है V अपॉन आर ए सी, यानी कि आर डैश प्लस R0/2। अब ये करंट आई हो गया। अब समझिए, ये जो करंट आई है वो ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है यानी कि आर डैश, उसमें से भी पास होगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है R0/2 उसमें से भी पास होगा। ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं जरा फिगर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए आपके। यहाँ पे अब आपको जो रेजिस्टेंस सोचना है वो दो पार्ट में ऐसे सोचना है। देखिए, इसमें से करंट जा रहा है आई, राइट, और ये जो है आपका पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट सी हो गया। अब समझ लीजिए कि ये जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, जिसको हम आर ए बी नाम कह सकते हैं, वो ही दरअसल आर डैश है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ऊपर इस फिगर में आपने इन दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस लिया वो आर डैश लिया, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में दरअसल आर डैश ही है, तो आर ए बी यानी कि आर डैश। और जो दूसरा बचता है बी और सी के बीच में वो हमारा R0/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दूसरा रेजिस्टेंस आर बी सी इजकल टू क्या हो गया, R0/2। ठीक है, अब इस सर्किट में से ये सीरीज है, दो रजिस्टर का सीरीज है, तो करंट तो सेम ही रहेगा, यानी कि यहां से करंट कितना पास होगा, आई पास होगा। अब समझिए हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पे ऊपर फिगर में देखिए, आपको इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर फाइंड करना है। लेकिन समझिए कि ये टर्मिनल ए के साथ जुड़ रहा है और ये टर्मिनल यहाँ पे बी के साथ जुड़ रहा है, और इसका मतलब कि पैरेलल ये जो दोनों टर्मिनल है वो पैरेलली ए बी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ही हमारा वी आर होगा। समझे आप, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे फिगर में देखिए, ये ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वही दरअसल वी आर होगा। तो हम इसको अब लिख लेते हैं, नाउ वी आर इज बेसिकली वी ए बी, राइट, और वी ए बी यानी कि क्या, करंट आई और उसका जो रेजिस्टेंस है आर डैश। यहाँ पे फिगर में वापस देखिए नीचे, ये करंट आई और ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर डैश, तो मैंने लिखा आई आर डैश। ठीक है, अब इसमें ये जो आई का इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ और इसमें एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पे 2 है तो एलसीएम आ जाएगा। तो अब ये वी आर का इक्वेशन हो जाता है इस तरह से, 2v अपॉन 2r डैश प्लस R0, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय R डैश। अब लेकिन R डैश वो ये है R0, R अपॉन R0 प्लस 2R, तो ये दोनों जगह पे R डैश की जगह पे मैं रख देता हूं, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से, 2v अपॉन ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपको लेना है R0 R अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R0 इंटू यहाँ भी आ जाएगा R डैश का इक्वेशन, R0 इंटू R अपॉन R0 प्लस 2R। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम एलसीएम लेके, तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा। देखिए न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा इस तरह से 2v इंटू R0 इंटू R, और डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में समझिए कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। तो अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, अब बचेगा यहाँ पे ये 2R0 इंटू R प्लस R0 स्क्वायर प्लस 2R
R0, यानी कि एज ए होल ये हो जाएगा 2V R0R अपॉन, यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 4R0 इंटू R प्लस R0 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक एक R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2VR अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4R प्लस R0। ठीक है, ये हो गया VR का इक्वेशन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, यानी कि जो रेजिस्टेंस R दिया गया है उसके एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है या पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका इक्वेशन हमें मिल गया। चलिए, इसके साथ ये लेसन का थियोरेटिकल पार्ट पूरा होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और वैसे तो ये इलस्ट्रेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन फिर भी इसके PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।